नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु होगी। तो आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किस तरीके से भारत का आधुनिकीकरण किया जाता है, और जो अपने चैप्टर चल रहा है प्रशासनिक परिवर्तन के तहत इसका अध्ययन हम करेंगे। प्रशासनिक परिवर्तन की बात की जाए तो 1772 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी की समय अवधि के दौरान जो भारत में गवर्नर जनरल नियुक्त होकर आते हैं और उनके द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं, किस तरीके के सुधार किए जाते हैं, उन्हीं का मूल रूप से इसमें अध्ययन हम करेंगे। तो 1856 अगर लॉर्ड डलहौजी की बात की जाए तो 1848 ईस्वी में वो भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं और 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक उनकी समयावधि रहती है और उस समय में उनके द्वारा कई परिवर्तन किए जाते हैं। जैसा कि हमने विगत क्लास में भी पढ़ा था कि प्रशासनिक परिवर्तन उनके द्वारा किए जाते हैं। प्रशासनिक परिवर्तन की बात की जाए तो उनके द्वारा जो नॉन रेगुलेशन सिस्टम लागू किया जाता है, विनियमन प्रणाली जो लागू की जाती है, उसके तहत जिन देशी रियासतों का, राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया जाता है, वहाँ पर प्रचलित जो उनके जो स्थानीय कानून होते हैं उनके अनुसार ही प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है, जिसे विनियमन प्रणाली कहा जाता है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सैनिक सुधार, और किस तरीके से क्या क्या जो सैनिक सुधार है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किए जाते हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो बात की जाए तो अगर पहले वैसे भी आपको पता होगा कि अगर अंग्रेज़ों के द्वारा जो बंगाल में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है और वहीं से धीरे धीरे पूरे संपूर्ण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य फैलता जाता है। तो उसी समय के दौरान जो बात की जाए तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात की जाए तो धीरे धीरे कई, जैसे हमने पीछे भी विगत क्लास में देखा था कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कई देशी रियासतों का विलय कर लिया जाता है और उसके तहत सतारा का विलय कर लिया जाता है, जेतपुर का विलय कर लिया जाता है, संभल का विलय कर लिया जाता है, बघाट का विलय कर लिया जाता है, उदयपुर का विलय कर लिया जाता है, झांसी का विलय, नागपुर का विलय और अवध का विलय। इन देशी राज्यों का जो विलय कर लिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में, और ब्रिटिश साम्राज्य काफ़ी विकसित बड़ा हो जाता है और इस विस्तृत साम्राज्य की सार संभाल हेतु और इसके संचालन हेतु यहाँ सैन्य प्रबंध की आवश्यकता होती है और सैन्य प्रबंध के अनुसार ही जो सेना को संगठित करने का कार्य यहाँ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया जाता है। अगर बात की जाए तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भी ब्रिटिश साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हो जाता है और पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात की जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो सीमाएँ हैं वो रूस की सीमाओं तक पहुँच जाती है। अगर बात की जाए तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में लॉर्ड एलनबरो की हमने बात की, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा सिंध का विलय कर लिया जाता है और पंजाब का भी उसमें गवर्नर जनरल के द्वारा विलय कर लिया जाता है और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों को भी मिला लिया जाता है। इस तरीके से पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता जाता है। और बात की जाए तो प्रशासन का कार्य किया जाता है बंगाल से, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा महसूस किया जाता है कि प्रशासनिक कार्य वहाँ से किए जाए ताकि वो पूरे साम्राज्य के केंद्र में स्थित हो, और उसका ध्यान रखते हुए जो कई सैनिक सुधार भी उनके द्वारा किए जाते हैं, जिनकी चर्चा हम आज करेंगे। पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात की जाए तो अफगानिस्तान के आगे का जो क्षेत्र है पहले यह रूस में ही आता था, रूस साम्राज्य में कजाकिस्तान, तुर्किस्तान की बात की जाए तो ये रूस का ही क्षेत्र था। तो हम बात करेंगे अब इनके द्वारा जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या क्या सुधार किए जाते हैं। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये चीज़ महसूस की जाती है कि साम्राज्य का केंद्र बंगाल न होकर हमें दूसरी जगह स्थापित करना चाहिए और अपने जो सैन्य संसाधन है, सैन्य सामग्री है, उसको भी हमें साम्राज्य के केंद्र में रखना चाहिए ताकि किसी भी क्षेत्र में कोई अव्यवस्था या अराजकता हो तो उस पर सैन्य कार्रवाई आसानी से की जा सके और किसी भी विद्रोह होने की आशंका पर विद्रोह को भी आसानी से कुचला जाए। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, सबसे पहला कार्य जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया जाता है, जो इनका तोपखाना बंगाल में स्थापित था, उस तोपखाने को बंगाल की जगह मेरठ में स्थापित कर दिया जाता है ताकि वह साम्राज्य के केंद्र में किसी भी युद्ध की परिस्थितियों में चारों तरफ है जो आसानी से वह पहुंच सके। ये कार्य उनके द्वारा किया जाता है। तोपखाने को बंगाल से मेरठ स्थापित कर दिया जाता है
और उनके द्वारा जो राजधानी है वो भी परिवर्तित कर दी जाती है। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लिया जाता है। और यहाँ शिमला की बात करें जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो शिमला को यहाँ जो स्थायी सेना का कार्यालय बना लिया जाता है और फिर धीरे धीरे यहाँ सेना का प्रधान कार्यालय भी इसको बना दिया जाता है। और गवर्नर जनरल भी शिमला में सह परिषद जो इसकी परिषद होती है, परिषद जो कार्यकारिणी सभा होती है उसकी उनके व्यक्तियों के सहयोग के द्वारा ही जो गवर्नर जनरल के द्वारा भारत पे शासन किया जाता है, वह सह परिषद गवर्नर जनरल यहाँ शिमला में रहने लगता है। ग्रीष्मकालीन 6 महीने तक जो बात की जाए तो आगे के गवर्नर जनरल भी शिमला में ही रहने लगते हैं। अब जो सेना को सुसंगठित किया जाना और सेना को इस तरीके से जो संगठन बनाना और सेना में फेरबदल की आवश्यकता महसूस की गई लॉर्ड डलहौजी, इसके पीछे देखा जाए तो कारण भी था। इसके पीछे देखा जाए तो जिस तरीके से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा देशी राज्यों का विलय किया जा रहा था और देशी राज्यों के जो शासक थे उनकी जो उपाधियां उनको समाप्त कर दिया और उनकी जो पेंशन वगैरह उसको भी रोक दिया जाता है। क्योंकि जब सहायक संधियां होती है तो देशी राज्यों के साथ ब्रिटिश गवर्नरों ने सहायक संधियां की थी, उसके तहत ये समझौता किया गया था कि आपको सैनिक जो सहायता सैनिक सुरक्षा के बदले में आप सैनिक सुरक्षा अंग्रेजों ने मुहैया कराने का जो वादा किया जाता है उसके बदले में धन लिया जाता है। और धीरे धीरे जब आश्रित हो जाते हैं, जिन देशी राज्यों का विलय इनके द्वारा कर लिया जाता है, उनके शासकों को पेंशन इनके द्वारा दी जाने लगती है और उसी पेंशन को धीरे धीरे इनके द्वारा रोक दिया जाता है। तब लॉर्ड डलहौजी ने ये महसूस किया कि अगर ऐसा किया जाता है तो यहाँ पर कभी भी है जो इन राज्यों में विद्रोह की आशंका हो सकती है और कभी भी विद्रोह देशी शासकों के द्वारा कर दिया जाता है। इसलिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो इनको संगठित न होने देने के लिए और इस चीज़ों पे नियंत्रण करने के लिए उसके द्वारा नीति अपनाई जाती है। ये नीति क्या अपनाई जाती है कि जो भारतीय जो सैनिक है उनको उसके द्वारा संगठित न होने का जो और उन्हें असंगठित करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। भारतीय सैनिकों की बात की जाए तो उनके जो मूल निवास स्थान से अलग अलग जगह उनकी नियुक्तियां कर दी जाती है और उन्हें बाहर भेज दिया जाता है, उन्हें असंगठित कर दिया जाता है, अलग अलग जगह भेज दिए जाने की नीति इसके द्वारा अपनाई जाती है। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्योंकि इन जो देशी रियासतों के शासकों की जो उपाधि है इसके द्वारा समाप्त की जाती है, पेंशन रोक दी जाती है, राज्यों का विलय कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में विद्रोह होने की आशंका रहती है और उस विद्रोह से निपटने के लिए जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नीति अपनाई जाती है कि भारतीय सैनिकों को असंगठित कर दिया जाए, इनको संगठित न होने दिया जाए और इन्हें अलग अलग जगह भेज दिया जाए। ये नीति इसके द्वारा अपनाई जाती है। और एक लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनी जो गृह सरकार है, जो ब्रिटेन की सरकार है और ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों के द्वारा जो इंग्लैंड के जो व्यक्ति है उनको सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करने का आग्रह किया जाता है और इंग्लैंड के लोगों को यहाँ भेजने के लिए उनके द्वारा आग्रह किया जाता है। लेकिन उसी समय परिस्थिति अनुकूल नहीं थी क्योंकि इंग्लैंड और रूस के मध्य युद्ध होने की आशंकाएँ रहती है। इस वजह से ये योजना उसकी क्रियान्वित नहीं हो पाती लॉर्ड डलहौजी की, क्योंकि वे भारतीय सैनिकों के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश सैनिकों को यहाँ जो अपने जो उपनिवेश भारत में भर्ती करना चाहता था ताकि किसी भी विद्रोह की आशंका से निपटा जा सके। तो ये संभव उस वजह नहीं हो पाता है कि ब्रिटेन और रूस के मध्य युद्ध होने की संभावना रहती है। अब बात करते तो पंजाब में एक अनियमित सेना का गठन भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कर लिया जाता है। अनियमित सेना कभी भी जो अगर किन्हीं भी परिस्थितियों से निपटने के लिए वो सहायक हो, ऐसी अनियमित सेना का जो ज़रूरत के हिसाब से जिसका प्रयोग किया जाए उसका गठन कर लिया जाता है। अब बात करते हैं गोरखा रेजिमेंट, जो गोरखा टुकड़ी होती है उसका गठन उनके द्वारा कर दिया जाए। जो पहाड़ी क्षेत्र नेपाल के आसपास में रहने वाले हैं, जो औची कटकादी के लोग होते हैं, उनकी रेजिमेंट बनाई जाती है ताकि वो पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करने में बहुत ही अभ्यस्त होते हैं। और इसी गोरखा रेजिमेंट का अगर बात की जाए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों की मदद की गई और 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में इस गोरखा रेजिमेंट ने ही अंग्रेज़ों की सहायता की थी।
तो विद्यार्थियों बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में भारत में गवर्नर जनरल बनकर आते हैं और 1856 ईस्वी तक रहते हैं। इनके जाने के पश्चात ही 1857 ईस्वी की महान क्रांति भारत में होती है और इनके द्वारा जब अपने कार्यकाल के दौरान जो सैनिक सुधार इनके द्वारा परिवर्तन और सुधार किए जाते हैं उसके बारे में हमने आज दिन किया है। जैसा कि हमने बताया कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो ब्रिटिश साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हो जाता है, सिंध राज्य का विलय हो जाता है, पंजाब का विलय हो जाता है और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों का विलय हो जाता है और रूस के पास जो ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाएं पहुंच जाती है, तो यहाँ संघर्ष की संभावना रहती है। इस वजह से क्या किया जाता है, इस क्षेत्र को प्रशासन संभालने के लिए और इसका संचालन करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कई तरह के सैन्य सुधार किए जाते हैं और उसी के तहत जो बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तत्कालीन गवर्नर जनरल के द्वारा तोपखाने की स्थापना बंगाल से मेरठ में कर दी जाती है ताकि राज्य के केंद्र में स्थित हो और किन्हीं भी परिस्थितियों से संकटकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए आसान हो। और इनके द्वारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो अपनी राजधानी व शिमला परिवर्तित ग्रीष्मकालीन समय के लिए जो शिमला में परिवर्तित कर दी जाती है और यहाँ पे जो स्थायी सेना का केंद्र बना दिया जाता है और प्रधान कार्यालय भी शिमला को बना दिया जाता है। ये इनके द्वारा जो मुख्यतः परिवर्तन किया जाता है। और बात की जाए तो इनके द्वारा जो ये नीति अपनाई जाती है कि भारतीय सैनिकों को कैसे असंगठित किया जाए और कैसे उनको अलग अलग किया जाए, क्योंकि इन्हें पता था कि जिस तरीके से ये अपने कार्य कर रहे थे और जिस तरीके से देशी राज्यों का विलय इनके द्वारा किया जाता है और बात की जाए तो देशी शासकों की उपाधियाँ और पेंशन इनके द्वारा समाप्त की जाए तो भारतीय सैनिकों के द्वारा संगठित होकर विद्रोह करने की आशंका रहती है। इसलिए इनके द्वारा को असंगठित कर दिया जाता है और अलग अलग जगह इनको नियुक्तियां दे दी जाती है ताकि वह किसी भी तरीके से जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में किसी संगठित न हो सके। और ये नीति अपनाई जाती है इनके द्वारा जो भारतीय यहाँ की सेना में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश नागरिकों को भर्ती करने की नीति अपनाई जाती है और भारतीय सैनिकों को कम करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। लेकिन भारत जो इंग्लैंड की गृह सरकार से इनके द्वारा मांग भी की जाती है कि वहाँ से जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश सैनिक भेजे जाए, लेकिन वहाँ विकट परिस्थितियाँ थी और ब्रिटेन और रूस के मध्य युद्ध की संभावना थी, जिस वजह से ये योजना इनकी क्रियान्वित नहीं हो पाती है। पंजाब में अनियमित सेना का इनके द्वारा गठन किया जाता है जो किन परिस्थितियों में भी सहायक हो, आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग कर सके, ऐसे सेना का गठन इनके द्वारा कर दिया जाता है। और गोरखा रेजिमेंट है जिसका गठन भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया जाता है और जो 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेज सरकार के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए सैनिक सुधार थे। बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है जो अपना शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से अपने सुझाव और विचार आप मुझ तक पहुंचा सकते हो। किसी तरह की शंका हो तो आप निसंकोच पूछिए और अपनी जिज्ञासा और उत्सुकता के अनुसार कोई अन्य चीज़ है जो इतिहास विषय से संबंधित है आप पूछना चाहो तो निसंकोच पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।